हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ जहां हमें कमाने अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज चैलेंज। तो आज है उसका डे 19 और आज इस डे 19 के वीडियो से आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोर्ट लाइन में सुनो सबकी और करो अपने मन की वाली कहावत क्यों बोली जाती है। क्योंकि आज हमारी गाड़ी का एक बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव पार्ट खराब हो गया, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ वो पार्ट कौन सा है। उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसका नाम आप मुझे कमेंट में करके आप मुझे बताइएगा। और देखिए इस तरीके से जानवर नीचे बैठे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी निकालने से पहले नीचे ज़रूर चेक करें गर्मी के टाइम में कोई जानवर तो नहीं है। तो देख सकते हैं आप नीचे ज़मीन के ऑयल पड़ा हुआ है, निशान बने हुए। देखिए कितना सारा ऑयल पड़ा हुआ है, ये पानी नहीं है, ये इतने दिन से गाड़ी खड़ी हो रही है और रेगुलर रोज़ जो एक एक दो दो बूंद ऑयल गिर रहा है, ये उसका निशान बना हुआ है। तो ये ऑयल जो गिर रहा है इस जगह से, ये क्राउन का जो एरिया है ना, इसे क्राउन नहीं बोलते हैं, ये क्राउन का एरिया में बोल रहा हूँ। इसका नाम बताइए इस पार्ट का जहाँ पे ये गोल सा हांडी जैसा बना हुआ और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देते शार्प निकली हुई है। इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। ये क्या हो रहा है, ये जो हो चुका है लीक हमारे राइट साइड से, देखिए लेफ्ट साइड के आसपास से ये कहीं से लीक हो रहा है। और इसमें डेली का हमको 24 से 36 घंटे में 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर डीजल ऑयल लग रहा है, जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 800 से 1,500 रुपये के आसपास हमको जा रही है। तो इससे बनवाना है। बहुत सारे लोगों ने इससे बोला बनवाने के लिए कि इससे रिप्लेस कर दो, लेकिन मैंने जब इसके प्राइस और रेट के बारे में पता किया तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप मुझे बताइए अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये कितना महंगा है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि इसके सिर्फ लेफ्ट साइड पे ये आप जो एक छोटा सा एंगल लगे देख रहे हैं, इसकी कॉस्ट, ये रैचेट, इसकी कॉस्ट 7,000 रुपये की। और एक कैम्प साफ्ट की कॉस्ट 3,000, मतलब 10,000 का सिर्फ सामान इस पूरे बॉडी असेंबली में लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे रिपेयर करा है, कैसे इस बिज़नेस में आपको अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए दूसरों की सलाह सुनने के बाद, क्योंकि लोगों ने बोला कि सीधा रिप्लेस करने को बोल दिया इसे। तो चलिए अब हम चलते हैं, जल्दी से गाड़ी को भेजते हैं पहले मैकेनिक के पास, सीधा मिलते हैं मैकेनिक के पास। तो हमने अपनी गाड़ी को भेज दिया है मैकेनिक के पास और मैं अब जा रहा हूँ, मतलब मैकेनिक नहीं, वेल्डिंग की दुकान में भेजा है। काफ़ी बार वेल्डिंग करा चुके हैं, इसमें ड्राइवर ने करवाया है और भी लोगों ने करवाई है, लेकिन वापस से लीकेज था। लेकिन इस बार मैं खुद सामने रह के कुछ वेल्डिंग के इंस्ट्रक्शंस दूंगा और बताऊंगा कि कैसे वेल्डिंग करना है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, वेल्डिंग की दुकान में। वो सामने खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, ठीक है। और ये हाईवे किनारे में हमारे एक बहुत ही ज़्यादा खास भैया पहचान वाली की दुकान है, जहाँ पे वो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा पुख्ते तरीके से करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी पहले पार्क कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे उसको खुलवाया है। तो ये देखिए पूरी गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी में देखिए पूरी गाड़ी जो बैक साइड से बड़े बड़े जैक हैं, ये जैक जो है कमानी वाले, मतलब सस्पेंशन वालों की दुकान पे मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी गाड़ी को हमने पीछे से लिफ्ट कर दिया और बीच का आप देख रहे होंगे दोनों टायर नहीं है, सबसे लास्ट वाले, और बीच का पूरा क्राउन का हिस्सा ही यहाँ से हमने गायब कर दिया। देखिए आपको ये बीच का क्राउन दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला जो मेन क्राउन, ये जो गोल गोल दिख रहा है ना डंडी जैसे लटका हुआ है, ये जो है ये बीच का क्राउन है। और पीछे का क्राउन हमने पूरा उतार लिया। इसको उतारने के लिए आपको एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी और जो सस्पेंशन का काम करते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरी बोगी सस्पेंशन को हटाने पड़ेंगे। उसके बाद पूरी गाड़ी को बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स में लिफ्ट करना पड़ेगा पूरे दिन के लिए। तो चलिए जल्दी से हम दिखाते हैं आपको। ये खुला हुआ है हमारी पूरी क्राउन की बॉडी, और बहुत लोगों को इसका नाम नहीं पता था, तो मैं जल्दी से बता, इसको बोलते हैं हाउसिंग। ये सबसे पीछे वाली क्राउन की हाउसिंग होती है। इसे करीबन करीबन 10 से 12 लोग ने एक साथ उठाकर यहाँ पर ला के रखा है। देखिए कितना सिस्टमेटिक जुगाड़ बनाया है, जिससे हम इसे एक रॉड फंसा कर राउंड घुमा सकें और इसको चेक कर सकें कहाँ से क्रैक है। हमने इसके बीच का पूरा क्राउन उतार दिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसे अब चेक करने के लिए देख रहे हैं ध्यान से। तो देखिए साइड में इसके दोनों साइड टायर फंसते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रश से घिसवा के पूरा क्लीन करवाएंगे, जिससे हमको ठीक तरीके से इसका ऑयल का लीकेज पता चले। उसका जैसे हमें लोहे से हम इसे, मतलब हथौड़ी से इसको ठुकवाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरा लोहे की ब्रश से पूरी इसकी ऑयल और जहाँ जहाँ धूल डस्ट जो ऑयल जम चुका है, इसको पहले पूरा अपन को क्लीन करवाना है। क्यों? क्योंकि इसको खोल के उतरवाने और वेल्डिंग कराने की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा चल जाती है कि बार बार हम इसे उतरवा नहीं सकते, मतलब गाड़ी से नहीं निकाल सकते। ये एक ऐसा पार्ट है जो गाड़ी से कभी नहीं रिमूव होता, कभी नहीं उतरता, जब तक कोई बड़ा काम ना आ जाए। तो चलते हैं अब जल्दी से हम चेक करते हैं, ठीक है। पूरा हमने ऑयल गिरा दिया है और देखिए इस तरीके से पीछे से हथौड़ी से ठोक रहा है। आप बोल रहे होंगे कि अगर आपका क्रैक है तो वापस से हथौड़ी से क्यों ठोका जा रहा है, तो मैं आपको चलो कुछ थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लगता है हब, ये जो दिख रहा है आपको ऑयल, जहाँ पे ऑयल ग्रीस लगा हुआ है यहाँ पे हब लगता है, ठीक है। तो
इस तरीके से हम हथौड़ी से इसको इसलिए ठोक रहे हैं कि हमने पहले इसको पूरा साफ किया ऊपर से, अंदर अभी भी इसका कुछ ऑयल है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको धूल डस्ट, इसमें डस्ट फेंक रहे हैं, और डस्ट फेंकने के बाद हम इसमें चोट कर रहे हैं हथौड़े की। तो वाइब्रेशन से जो भी दरारों में ऑयल भरा होगा वो हल्का हल्का जॉइंट खुलेगा, ओपन होगा, और उससे धूल डस्ट में एक पतली सी गीली सी लाइन बन जाएगी, जिस तरीके की दिख रही है। देखिए ये इस तरीके की पतली सी गीली सी लाइन बन रही है धूल, सूखी धूल के ऊपर, जिससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा क्राउन, हमारी हाउसिंग क्रैक है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अभी हम हब एक्सल को हमने ड्रम में हमारे कट लगना, तो हमने ड्रम को उतरवा लिया है, वापस से अब इसमें कट लगने वाला है। तो चलिए मैंने बता दिया सभी किस तरीके से कट लगाना है। अब हम मिलते हैं सीधा शाम को, जब तक ये पूरा सारा काम कर कर रहेंगे, ठीक है। तो फाइनली गाइज शाम को हम आ चुके हैं, हमारा ड्रम में अभी तक कट नहीं लगा, लेकिन हमारे हाउसिंग की वेल्डिंग हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने उनको बताया था कैसे कैसे क्या करना है। और देखिए ये है ड्रम, यहीं से ब्रेक लगते हैं। हमेशा इस ड्रम में क्या हल्के हल्के दाग आ जाते हैं, मतलब अनइवन सरफेस हो जाता है। तो अनइवन सरफेस होने की वजह से यहाँ पर इसको हल्का सा मशीन में रख के पूरी लेयर लोहे की इवनली हटा दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे अलॉय व्हील्स बनते हैं, ठीक है, अलॉय व्हील्स में डायमंड कट लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से ड्रम को भी कट लगा के लेवल कर दिया जाता है। और ये खड़ी है हमारी हाउसिंग, देखिए कि पूरा दिन भर काम करने के बाद नीट एंड क्लीन हमने इसको डीजल से पूरा साफ़ करवाया, धुलवाया, और एक लोहे का पट्टा लेके आए हम। लोहे के पट्टे को हमने एंगल करवा कर उसके ऊपर बेल्ट किया है, और इस साइड पे अपना, और देखिए जहाँ पे हमने इसको लटका के रखा है यहाँ पे लगता है हब। ये हो गया दूसरे साइड का हब। सोचिए इसके एक एक साइड पे कम से कम 50-50 हज़ार या 70-70 हज़ार का सामान लगता है। तो अभी इसकी प्राइसिंग के बारे में किसी को नहीं पता होगा, तो कंपनी में अगर हम इसको ओरिजिनल लेने जाएंगे तो इसकी एमआरपी जाती है 1,40,000 से लेके 1,60,000, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरी हाउसिंग का प्राइस 1.5 लाख रुपए का है। ये देखिए जो हमने कैम शाफ्ट चेंज कराई थी आगे वाले क्राउन की, ये इस तरीके कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस पूरी हाउसिंग का जो प्राइस है वो करीबन करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास आता है, जीएसटी वगैरह बिल के साथ। देखिए इस तरीके का पट्टा लगाया हुआ, ऊपर से वी शेप काटा है, जिससे उसको एक स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। काफ़ी वेल्डिंग करने के काम में भी इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि हमने जब इंजीनियरिंग करी थी तब भी वेल्डिंग का काम हुआ था। तो जल्दी जल्दी हम अब सारे काम को वापस से चढ़वाएंगे क्राउन को। और ये देखिए ये रखा हुआ है हब का सेक्शन, ये हब की प्राइस ही, चलो आप लोग पता करो ये हब कितना, अगर हमको एक नया हब डलवाना है गाड़ी में तो कितने का आएगा। और ये है डिस्क, ये दूसरे साइड का डिस्क है, मतलब ड्रम है, सॉरी ड्रम है। एक साइड का ड्रम हमारा कट लगने के लिए गया, ये हुआ है ब्रेक पैड, ठीक है। अब जो हाउसिंग के अंदर जो सामान होता है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ये जो हो गया कैम शाफ्ट, दूसरे साइड की कैम शाफ्ट हो गई। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो ये पड़ा हुआ है अंदर सामान, ये एक्सल पड़े हुए हैं। और ये जो सामान आप देख रहे हो ना, बहुत ही अजीब टाइप की मशीन, इसको बोलते हैं क्राउन, इसको बोलते हैं थाली। और इसके अंदर लगा होता है पिनियन, यहाँ अंदर लगा होता है पिनियन। तो मैकेनिक लोग इसको थाली और पिनियन बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है ट्रक की शाफ्ट, जो नीचे रॉड घूमती है शाफ्ट, वो यहाँ पर आकर जुड़ती है फ्लेंज से। एक बार याद होगा आपको हमारा फ्लेंज टूट गया था, फ्लेंज अंदर होता है पिनियन, पिनियन घुमाता है फिर अपनी थाली को, ठीक है। मतलब ये जो क्राउन होता है मेन, इस थाली को, क्राउन की मेन थाली को घुमाता है, और उसका जो पावर होता है दोनों साइड टायर में ट्रांसमिट होके टायर घूमते हैं। तो ये जो है बहुत ही मेन पार्ट है। इसकी कॉस्टिंग करीबन करीबन अगर हम थाली और पिनियन बस चेंज कराएंगे तो करीबन करीबन 60 से 70 हज़ार आएगा। और ऑलमोस्ट ये पूरा सेटअप तो आज तक कभी किसी गाड़ी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव होता है ये। अब इन रियर अगर इसमें थोड़ा सा भी दाग आ जाता है ना तो ये चल नहीं पाता ठीक से, मतलब गड़गड़ 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 आपका क्राउन से आवाज़ आने लगेगी। अगर आपके क्राउन से गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी थाली पिनियन में कोई ना कोई काम आया, क्योंकि मेरी 10 चक्के में मैंने एक बार थाली पिनियन का सेट चेंज करवाया है, और डीपली मैंने उसको सेट करवाया। इसको सेट करने के लिए बहुत एक्सपर्ट मिस्त्री चाहिए, क्योंकि एक पतला सा कागज़ का पेपर लगा कर राउंड घुमा के चेक करते हैं कि पेपर कट रहा है कि नहीं कट रहा, उसके हिसाब से पता चलता है क्राउन प्रॉपर तरीके से सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये खड़े हुए हैं हमारे टायर, पीछे के दोनों साइड के दोनों जोड़े, ठीक है। हमारे टायर हमारे अपोलो का एमडी ग्रुप, नीचे पड़ा हुआ है इसका कुप्पे, जहाँ पे एयर प्रेशर की टैंक होते हैं, कुप्पे बोलते हैं इसको। इनसे ही प्रेशर बना के हमारा लगता है। और चलो अब हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हमने सारा काम बता दिया है। नए मैकेनिक वापस से आने वाले हैं, मैकेनिक आने वाला है, बोगी सस्पेंशन वाला आने वाला है, और फिर इस क्राउन को वापस से लोग उठाकर हमारी गाड़ी में सेट कर देंगे।
तो ऑलमोस्ट सारा वेल्डिंग का काम हो चुका है। हमारे क्राउन का जो मतलब हाउसिंग की जो बॉडी है वो पूरी रिपेयर हो चुकी है। तो अब हमें सिर्फ वेट करना है हमारी गाड़ी में सेट होने का, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा सेट होने के बाद थोड़ा सा। तो गाइज़ शाम हो चुकी है, मैं आया हूँ अपनी स्कूटी से। मैकेनिक जो थे, जो अपने मशीनरी का काम करते हैं, सस्पेंशन वाले, सारे 4 से 5 लोगों ने मिलके, इससे 4 से 5 लोग ही मिलते हैं इसको उठाकर सेट करने के लिए। पूरा इन्होंने अपना सामान सेट करा दिया। अब हमारा क्राउन और टायर खुले ही हुए थे, तो हमने पीछे के हब की ग्रीसिंग भी करा दी। देख सकते हैं अभी ग्रीस, ये ग्रीस जो रेड कलर का ग्रीस है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। नॉर्मल ग्रीस भी आता है रेड कलर का, लेकिन वो सस्ता होता है। लेकिन हब का ग्रीस काफ़ी महंगा आएगा आपको, 550 से 600 रुपये किलो आता है, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। तो देख सकते हैं आप हमारा पीछे का क्राउन उठ के चढ़ चुका है। सस्पेंशन वाले अपने वी शाफ्ट को कस रहे हैं। ये पड़ी हुई है मैकेनिक की ट्रॉली, इसी में उतारा था उन्होंने, ठीक है। और देखिए इस तरीके से पीछे मैं इनके काम में थोड़ा इंटरफेयर नहीं करूँगा, थोड़ा अलग साइड से ही होके देखूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा लग चुका ना, जहाँ जिसमें हमारा क्राउन लटका हुआ था, देखिए दिख रहा है। हाँ दिखाता हूँ, ये दिख रहा है। ये पूरा क्राउन वापस से सेट हो गया है। कमानी वाले जो मैकेनिक है उसको वी सेक्शन मतलब वी रॉड को कस रहे हैं, जो ऊपर की कैंची होती है चेचिस में लगी होती है उसको कस रहे हैं। और चलो जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे आज का खर्चा बताता हूँ। हमको इस पूरी सामान को मतलब 1.5 लाख का सामान चेंज कराने की जगह हमने इस सामान को कितने में रिपेयर करा लिया। तो हमारे मैकेनिक ने हमसे जो चार्ज किया गया इसका करीबन करीबन 5,000 रुपये हमारा चार्ज लेगा। सस्पेंशन वाले जो हमसे चार्ज लेंगे, मतलब बोगी सस्पेंशन जो उन्होंने उतारा उसके लिए हमसे वो 4,000 रुपये लेंगे। और बेल्डिंग का जो हमको विथ मटेरियल सारा काम हो गया वो हमारा 5,000, ऑलमोस्ट 15 से 16 हज़ार रुपये में हमारा जो सामान है 1.5 लाख का हमने वापस से रिपेयर कर दिया। लेकिन इसके लिए समय बहुत लगता है। सुबह मॉर्निंग 5 बजे, सुबह मॉर्निंग 7 बजे से लेकर अभी रात को 10-11 बज रहा है। और देखिए अब ये छोटा मोटा काम है। ये हब वगैरह हो चुका है, हब उठाकर सीधा सेट कर देंगे, उसके बाद ऊपर ड्रम पहना देंगे और उसके बाद टायर लगा देंगे, मतलब सारा सामान फिट हो जाएगा, अपनी गाड़ी हो जाएगी रेडी। तो अब ज़्यादा कोई खड़े होकर देख के करने वाला काम नहीं है, इतना नॉर्मल सा काम होता है। कोई भी अगर स्टार्टिंग का जो मैकेनिक होता है, जो सीख रहा होता है ये काम, वो भी कर देता है, ठीक है। तो हमने हमारा सारा काम कर लिया है। हमने बचाए अपने बहुत सारे पैसे। अगर कोई भी अनाड़ी होता, नया काम, नया आदमी होता, अगर इतने बार लीकेज के बाद, इतने बार वेल्डिंग कराने के बाद अगर ऑयल का लीकेज बंद नहीं होता, तो पर डे का 1 से 1,500 का ऑयल डलाने से पहले बेहतर वो होता कि वो सीधा उठा के हाउसिंग को चेंज कर देता। तो हमारी गाड़ी बन के आ चुकी है हमारे घर में, ठीक है। तो इसी तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत दिनों के लंबे गैप के बाद मैं ये वीडियो को कंटिन्यू वापस से करना चालू किया हूँ। और जल्दी हम कल रेत का काम चालू करने वाले हैं। कल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक भाई का क्वेश्चन था कि कैसे रॉयल्टी कटती, कैसे रेत लोड करते हैं, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में गाड़ी चल सकती कि नहीं चल सकती, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये खड़ी हमारी एक नई कार, ये हमारी काफ़ी पुरानी है लेकिन इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, ये हमारी मिनी डिफेंडर खड़ी है। तो प्लीज़ इसी तरीके के रेत के काम को जानने के लिए, जो कल वीडियो आने वाला है उसको जानने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।